Assalamualaikum. Welcome to Minute Meds. Now the topic of discussion is systemic lupus erythematosus. As the name suggests, अच्छा एक चीज याद रखनी है कि it is multi-system autoimmune disease. ठीक है, हम लूपस क्यों कहते हैं? Why the word lupus? वर्डली मीनिंग है इसका वुल्फ लाइक, और एरिथमेटोसिस रैश, क्योंकि इसमें मेलार रैश होती है या मेलर रैश होती है जिसकी वजह से द फेस लुक लाइक अ वुल्फ, वो है इट इज सिस्टेमिक, ये किसी एक ऑर्गन को या इन्वॉल्व नहीं करती, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या है इन नॉर्मल बॉडी, जब एपोप्टोसिस के बाद सेल्स दे डाई, तो उनका जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जो उनके हिस्टोन्स हैं, दीज आर क्लियर. लेकिन ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स ये क्या होते हैं, दीज आर नॉट क्लियर, तो दे वॉन्डर अराउंड इन द बॉडी, ये होती रहती है. और इन लोगों में ये ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें वॉन्डर करते रहते हैं, इनमें इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं. अब ये डायरेक्ट अटैक नहीं करती, इट इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है. ये डिपॉजिट करती है अपने आप, जिसमें एंटीजन जो ये न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन्स हैं ये कंबाइन करते हैं एंटीबॉडीज से, और ये डिपॉजिट कर देते हैं एनीवेयर, यानी फ्रॉम स्किन टू सीएनएस, एनीवेयर. जब ये डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे आ जाती है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे होती है इन्फ्लेमेशन, और फिर आ जाते हैं मैनिफेस्टेशन. एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स कैन अकर फ्रॉम स्किन टू सीएनएस, एनीथिंग कैन हैपन. ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें स्किन से, क्या क्या चीज हो सकती है? चीजें जिसको हम कहते हैं मेलार रैश या मेलर रैश. खास बात इसकी ये है कि एट द एंड नो स्कारिंग, और it spares the nasolabial fold. दूसरी, maybe it can present with the discoid rash जिसमें scarring होती है, या सिर्फ patient presents with photosensitivity, no rash at all, लेकिन photosensitivity होती है. ठीक है, if we go skin से अगर हम mucous membranes पे आए, तो mucous membrane में क्या cause कर सकती है? It causes ulcers, यानी ये ओरल अल्सर भी कॉज कर सकती है और नेजोफेरिंजियल भी. और ओरल कैविटी के अंदर व्हाट इज द कॉमनेस्ट लोकेशन इज पैलेट. और खास बात इन अल्सर की क्या होती है, दीज आर पेनलेस, नॉट लाइक एफ्थस अल्सर्स, दीज आर पेनफुल. तो ये पेनलेस अल्सर्स होते हैं हमारे पास. ठीक है, इसके बाद हम आगे जाएं और हम ये देखें कि ये सीरियस में क्या कर सकती है. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बाइट से लेके जो थ्री लेयर्स है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, किसी की भी इन्फ्लेमेशन इट कैन कॉज. ठीक है, तो पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है ऐसे पेशेंट में. ठीक, हमारे पास मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जिसमें जब हम कल्चर कराते हैं तो देयर इज नो ग्रोथ, जिसको हम कहते हैं लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस. ठीक है, ये हो सकता है. अगर हम नॉर्मल वेजिटेशन बनती बट इसमें नहीं बनती. अब हमारे पास आया था रिस्पायरेटरी में फ्रॉम सिंपल प्लूरिसी, स्वेलिंग ऑफ द प्लूरा की वजह से जो चेस्ट पेन होता है, टू प्लूरल इफ्यूजन. इन द सीएनएस it causes vasculitis, inflammation of the vessels, जिसकी वजह से पेशेंट कैन प्रेजेंट विद
सीजर्स, साइकोसिस और इवन स्ट्रोक। अगर हम इससे भी आगे जाएं, जब यहाँ पे कोरिया हेलुसिनेशन भी लिखा हुआ है। सारी चीज़ें होती हैं, वो कॉमन है कि जब आप कर रहे होते हैं कोई भी चीज़ को कर देंगे, क्योंकि सारी की सारी आप करना चल के बहुत मुश्किल होती है। ठीक है। अच्छा, रीनल सिस्टम में लूपस नेफ्राइटिस इज अ मैनिफेस्टेशन। इसमें जो भी हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट विद प्रोटीनूरिया, हेमाचूरिया, एंड रिमेंबर कि इस कंडीशन को जिसको हम कहते हैं लूपस नेफ्राइटिस, दिस इज द कॉज ऑफ डेथ इन SLE। किडनी फेलियर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। चलिए जी, कंटिन्यूइंग द मैनिफेस्टेशंस। तो जॉइंट में क्या कर सकते हैं? लार्ज जॉइंट आर्थराइटिस होता है, दैट इज एसिमेट्रिकल। ठीक है, नॉट लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और इसकी खास बात क्या है कि नो डिफॉर्मिटीज। ठीक है, देन हेमेटोलॉजिकल क्या abnormalities कर सकता है ये? तो एनी सेल लाइन कैन बी डिप्रेस्ड, इट कैन लीड टू एनीमिया, thrombocytopenia, वाइट सेल पीनिया, leukopenia, or all cell lines are decreased, pancytopenia. ठीक है, एट द एंड हमें जो सीरोलॉजिकल मार्कर्स मिलते हैं, लाइक हमें मिल जाएगा एंटी न्यूक्लिक एसिड एंटीबॉडीज मिल सकती हैं। ऐसा लिखिए ना बहुत है। और जो खास SLE के लिए होती हैं, एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA एंटीबॉडी। ये एक और जगह भी इस्तेमाल होती है ये वाली, बहुत सारों में होती हैं। इसमें जो हमारे पास मेन होती है वही होती है। ठीक है, अच्छा, दीज आर द क्राइटेरिया। तो अब SLE को डायग्नोज किस तरह करेंगे? एटलीस्ट फोर ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन शुड बी देयर, जिनमें से एक कम से कम क्लिनिकल होना चाहिए और कम से कम एक आपके पास जो लैब का डायग्नोसिस होना चाहिए। ये नहीं क्या, क्योंकि और भी लैब के डायग्नोसिस होते हैं, ये नहीं कि सारे के सारे 3 हमने ये ले लिए और एक मिला के 4 कर लिया। तो एटलीस्ट 4 जो 4 होने चाहिए, उनमें से एटलीस्ट एक क्लिनिकल एक ही। चलिए जी, डायग्नोसिस हमारा बन गया। हाउ क्लिनिकल कैसे? क्लिनिकल में जॉइंट वगैरह आ जाएगा, मैलेरिया आ गया, जॉइंट पेन है, तो सब सारे तीन चीजें आ आ गया। एक एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA SLE हो गया। ठीक, ये हो गया। अच्छा, नाउ वी हैव अ सस्पिशन दैट दिस पेशेंट हैज SLE। 3-4 फीचर्स हमारे पास आ गए। तो हम किस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं ऐसे पेशेंट को? अगर हम बेसलाइन से स्टार्ट करें CBC में, तो वी नो कि इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज दे कॉज एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। और वो किस तरह का हमारे पास होता है? मींस नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है। ठीक है। दूसरा ये ऑटोइम्यून डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होंगे, ESR इज रेज्ड। लेकिन एक और खास चीज, CRP इज नॉर्मल। अगर CRP आपके पास रेज्ड आता है तो आप कह सकते हैं दिस इज इन्फेक्शन। CRP मस्ट बी नॉर्मल इन द केस ऑफ SLE। ठीक है, ये CRP तब रेज हो जब इन्फेक्शन हो। ठीक है। नेक्स्ट अब हम सीरोलॉजिकल मार्कर्स की तरफ आते हैं। हमने जिस तरह बात की, हमने ANA करवा लेते हैं। ठीक है, 60-70% में दिस इज प्रेजेंट। लेकिन जो स्पेसिफिक टेस्ट है दैट इज एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA एंटीबॉडीज। हमारे पास ये आ गई। अब बाकी जो भी इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं? हम क्या करते हैं, ECG करा के देख लेते हैं। अगर पेशेंट में पेरिकार्डाइटिस हो, जिस तरह कि हमने सोचा था, तो जिस तरह हमने पेरिकार्डाइटिस में बात की थी, हमें लो वोल्टेज हो जाएगी इसमें, हमें ST एलिवेशंस मिलेंगी। कार्डाइटिस में वो ST एलिवेशन होती है ना।
ठीक है। इसी तरह अगर वी आर थिंकिंग ऑफ के इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है तो हम क्या करते हैं कि ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं टू सी दैट इज देयर आर एनी वेजिटेशंस इन द वैल्व्स और नॉट, ठीक है जी। अब हम ये सोचते हैं या पेशेंट में हमें डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स मिलते हैं और हम ये सोच रहे हैं कि कहीं प्लूरल इफ्यूजन तो नहीं है, हम क्या करते हैं प्लूरल टैप करते हैं। और खास बात क्या होती है यहाँ पे, बाकी सारी की सारी जो भी खास बात ये होती है कि हमें लूपस एरिथमेटिक LE सेल्स मिलते हैं, ये टिपिकल चीज़ें जो इसमें होती हैं। इसी तरह एक पेशेंट आपके पास आता है विद सीजर्स एंड कंफ्यूजन विद अ हिस्ट्री ऑफ रैश विद अ हिस्ट्री ऑफ ओरल अल्सर्स, मुझे सस्पेक्ट के पेशेंट को ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे ऐसे पेशेंट का लंबर पंक्चर और उसको भी हमने क्या चीज़ देखनी है हमने यहाँ देखा LE सेल्स देखी, ठीक है जी, ये हो गया। और बाकी अगर हमने रीनल इन्वॉल्वमेंट देखनी है तो हम उसमें यूरोनालिसिस कराते हैं। यूरोनालिसिस में हमने RBCs लिखने होते हैं, वी कैन गेट देम, और हमारे पास प्रोटीन भी आते हैं, मोस्टली इट इज ग्रेटर देन 0.5 grams, ठीक। अच्छा एक और चीज़ कि यूनिवर्सिटी हमने CBC की जिस तरह बात की कि नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक की नहीं है, जिस हमने पहले बात की थी, ना सिर्फ ये हमें कोई भी सेल लाइन डिक्रीज मिल सकती है, प्लेटलेट भी डिक्रीज हो सकते हैं, TLC काउंट भी डिक्रीज हो सकती है, ठीक। दैट्स ऑल, ये इन्वेस्टिगेशन होगी। नाउ हाउ टू ट्रीट। ट्रीटमेंट के हमारे पास गोल्स ये होते हैं कि फर्स्ट टू मेक द पेशेंट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, द नेचर ऑफ द डिजीज की पूरी लाइफ ये रिमीटिंग रिलैप्सिंग इसका कोर्स रहेगा, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये है अपने कि जितना भी हम इसके रिलैप्स को कम इसकी रिमिशन इसके रिलैप्स को कम कर सकें हमने वो करना होता है। तो सबसे पहले जनरल मेजर्स में क्या होते हैं कि एजुकेट द पेशेंट, और जिस तरह हमने एक बात की थी कि एक फोटो सेंसिटिविटी है, पेशेंट में रैश डेवलप होती है, तो हम ये कहते हैं कि सन एक्सपोजर को जितना भी अवॉइड किया जाए, ठीक है, एंड बाय द यूज ऑफ सनब्लॉक्स, ये तो जनरल मेजर्स हो गए। नाउ ड्रग थेरेपी क्या है? ड्रग थेरेपी को हम यहाँ डिवाइड करते हैं कि हमारे पास डिजीज़ की सिवियरिटी क्या है। जो हम माइल्ड या मॉडरेट डिजीज़ कहते हैं, दिस मीन्स व्हेन ओनली स्किन और द जॉइंट्स आर इन्वॉल्व, या तो हमारे पास रैश है या सिर्फ आर्थराइटिस है, क्योंकि या आर्थराइटिस है जिसमें नॉन यूनिफॉर्मिंग होता है। ऐसे में जिस हमने पहले बताया सन एक्सपोजर को अवॉइड करके सनब्लॉक्स यूज किए जा सकते हैं, एंड द ओनली ड्रग यूज्ड इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज प्रेफर्ड ड्रग व्हेन एसिडिक पेशेंट्स हैव स्किन या जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है जी। एक चीज़ याद रखें, जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन शुरू करानी है तो इससे पहले बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्थेल्मोलॉजी की कंसल्ट करवानी होती है, और फिर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑप्थेल्मोलॉजी सर्वेलेंस होती रहनी चाहिए, बिकॉज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है इट कॉजेज कॉरियल ओपेसिटीज, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि जो भी हमारे पास डिमांड्स हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स हैं, दे टेक टाइम टू गेट द फुल इफेक्ट, तो हमें ब्रिजिंग के तौर पे एज अ ब्रिजिंग थेरेपी, जिस तरह हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ किया था, वो यूज़ स्टीरॉइड्स, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स हम लोग यूज़ करते हैं और इनकी पोटेंसी वही होती है, इसकी डोज वही होती है जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस में थी, फुल डोज से वही लोग स्टार्ट
60 milligram per day at least for 3 months, then 5 milligram per week taper कर सकते हैं, और 10 milligram per day continuous, then after even 1 to 2 years then हम इसे कम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और टैपर करने का तरीका, और दूसरा इसके साथ इफ जॉइंट पेन इज देयर तो स्टेरॉइड के साथ हम प्लस माइनस NSAID दे सकते हैं, एनीवन पेन, दिस हैज नथिंग टू डू विद द डिजीज प्रोग्रेशन, तो उसके डिजीज प्रोग्रेशन को रोकने में का कोई काम नहीं होता, मेन यही चीज़ होती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। चलिए, ये तो हमने बात की कि माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज है, इसका मतलब है कोई डिजीज होती होगी, दैट इज सोए। सोए डिजीज में हमारे पास वो आते हैं जिसमें आपके पास सीनस की इन्वॉल्वमेंट आती है, जिसमें आपके पास सीवीएस की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, या हमारे पास रीनल सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पे एग्रेसिव थेरेपी उन्हें करनी होती है, यहाँ पे वी हैव टू यूज आईवी स्टेरॉइड विद इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ठीक। तो हम क्या करते हैं, वो यूज इंट्रावीनस मिथाइल प्रेडनिसोलोन, we combine it with intravenous cyclophosphamide. This is given every 2 to 3 weeks and the duration is for about 6 cycles. After that, जब हमारे पास रिमिशन अचीव हो जाती है, पेशेंट इज ओके ना, हम क्या करते हैं, इसको ओरल स्टीरॉइड पे शिफ्ट कर देते हैं, लाइक प्रेडनिसोलोन। डोज क्या होती है, वही 40 to 60 मिलीग्राम पर डे for 3 months, then taper off। और टैपर हम किस तरह करते हैं, 5 मिलीग्राम पर वीक, और अगले 3 मंथ में वापस कम से कम डोज पे आ जाते हैं। और दूसरा, इसके साथ हमने कोई ना कोई डिमांड देना होता है, ठीक है। तो हमने दूसरा जिस तरह मेथोट्रेक्सेट और azathioprine can be used, ठीक। दिस इज ऑल। एक और चीज़, अगर पेशेंट में सिर्फ माइल्ड या मॉडरेट डिजीज है and the patient doesn't respond to hydroxychloroquine for a period of 3 months, then we can shift the patient to either methotrexate or azathioprine. So this is all about the systemic lupus erythematosus. Thank you.